बेसिकली आज हम लोग एक नया क्लिनिकल ओरिएंटेड टॉपिक इनले ऑनले और कास्ट रेस्टोरेशंस के बारे में बात करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी एंड मोस्ट अंडर प्रैक्टिस्ड ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी इज इनले। रीज़न बीइंग कि ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक है इसका कैविटी प्रिपरेशन। हम लोगों को हमेशा अमालगम रेस्टोरेशंस के बारे में बहुत प्रिसाइजली एंड बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से एंड फोकस करके बताया जाता है ड्यूरिंग आवर बीडीएस कोर्सेज। इनले या कास्ट रेस्टोरेशंस का एक डिज़ाइन पैटर्न है जो बेसिकली अगर आप नहीं बनाएंगे तो वो ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा, जैसे अमलगम में नहीं बनाएंगे तो फेल हो जाएगा। सो कास्ट रेस्टोरेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा आदमी सीख नहीं पाता क्योंकि मेजर ब्रांच टाइम पे हम अमलगम के बारे में निकाल देते हैं एंड बचा कुचा टाइम वी प्रैक्टिस अबाउट टूथ कलर रेस्टोरेशंस दैट कॉम्पोजिट। सो कास्ट रेस्टोरेशंस के बारे में कोई बॉदर ही नहीं करता। द इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट इनले एंड ऑनले या कास्ट रेस्टोरेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इट इज़ वन ऑफ द काउंटर्स दैट कैन बी गिवन टू अमालगम रेस्टोरेशंस एंड मच बेटर रेस्टोरेशन एज कम्पेयर टू अमालगम। अगर इन केस हम इसमें अभी जो बात करेंगे डिज़ाइंस के बारे में बात करेंगे, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको खुद को लगेगा अगर इन केस मेरे को इनले रेस्टोरेशन सिखाया गया होता सो दैट वुड हैव बीन मच बेटर। Why endodontics today is a major talk in the dentistry rather than conservative? उसका पीछे रीज़न ही यही है कि कंजर्वेटिव में बेसिकली बहुत एंगल्स हैं, बहुत डिज़ाइंस हैं, बहुत पैटर्न्स हैं, बहुत प्रिसाइज एंड फिक्स्ड क्राइटेरियाज हैं। इसके बिना अगर आप करोगे तो फेल हो जाएगा ट्रीटमेंट। एंड इट इज़ वेरी इजी टू डिवाइटलाइज द टूथ एंड प्ले अराउंड। इसी वजह से एंडोडोंटिक्स में लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं बिकॉज एक इंसान को जैसे आपने मार दिया and उसके बाद में there is nothing left, whatever you want to do you can do, and playing around with a natural tooth, a living tooth is very tough. So that is why inlays are not practiced because of the patterns and the designs. हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। The important part about inlays, अगर इनकेस हम बात करें जैसे इंडिकेशंस की, तो सबसे पहले इंडिकेशन एक यहाँ पे बन जाता है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडिकेशन। सब जिंजाइवल केरीज अगर इनकेस हो रखी है, ऐसे वाली जगहों पे आप 100% कास्ट रेस्टोरेशंस के लिए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द बेसिक रीजन दैट इट कैन बी फिनिश्ड एंड पॉलिश्ड आउटसाइड द ओरल कैविटी। जैसे डेफिनेशन जाती है कि इंट्राकोरोनल रेस्टोरेशन विच इज फैब्रिकेटेड आउटसाइड द ओरल कैविटी एंड विच कैन बी फिनिश्ड एंड पॉलिश्ड आउटसाइड द ओरल कैविटी आल्सो। अमलगम रेस्टोरेशंस के साथ में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्टली टूथ के अंदर फिल कर रहे हैं एंड देयर आर नो चांसेस कि उसको आप पॉलिश कर सके in the proximal area, but inlay को मैं बाहर से polish करके and then I can fix it into the oral cavity, which makes it one of the bestest restorations अगर हम posteriors के लिए plan कर रहे हैं तो, ठीक है। So again third indication is posterior occlusal bearing areas या load bearing areas जहाँ पे maximum है, जहाँ पे आपको लगता है कि composites cannot take up the load, वहाँ पे आप inlay अगर practice करेंगे तो treatment आपका 100% सक्सेस होगा। अमलगम ऑब्सोलीट हो चुका है, अमलगम आज की तारीख में कोई करना भी नहीं चाहता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ नो फैंसीज गोइंग अराउंड कि नो इसमें ये प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है। ज़माने से ये रेस्टोरेशन ऑब्सोलीट माना जा चुका है। सो वी कैन स्विच ओवर टू इनलेस, ठीक है। सो वन ऑफ द इंडिकेशन इज रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ, द अदर इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इज कि अगर इनकेस सब जिंजाइवल केरीज है, एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इज जहाँ पे ऑक्लूजन लोड्स मैक्सिमम है and you know the patient cannot withstand or the composite cannot withstand the patient's occlusal loads। तो ऐसे केसेस में जहाँ आप अमलगम सोचते थे अगर आप इनले देंगे तो आप ज़्यादा बेटर कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में जब बात करें तो ऑब्वियसली मेटल रेस्टोरेशन है, हम इंटीरियर्स में नहीं दे सकते। सो एस्थेटिकली प्रोन एरियाज कैन नॉट गो फॉर इनलेस। अगर आपको एस्थेटिक्स के लिए जाना है जैसे प्रीमोलर्स की मीजल साइड में जो कि आपकी स्माइल में नॉर्मली दिखते हैं, दोज एरियाज कैन गो फॉर सिरामिक इनलेस रादर देन गोइंग फॉर मेटल इनलेस। यहाँ पे क्लिनिकल रीजन मैं आपको बताऊंगा व्हाई द क्लिनिकली और व्हाई इन आवर जोन और इन आवर कंट्री इन दिस जोन वेयर वी आर प्रैक्टिसिंग सिरामिक इनलेस आर नॉट वेरी प्रैक्टिस। उसके पीछे रीजन ये है कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आप एक छोटी सी कैविटी के लिए अगर इन केस आप सिरेमिक इनले के लिए जाएंगे एंड यू आस्क अ पर्सन टू पे अराउंड 8,000, 7,000, 9,000 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एरिया यू आर प्रैक्टिसिंग,
person does not seem to be interested in doing this. And frankly speaking, आपको जो कॉस्ट आती है वो 2000 2500 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट लैबोरेटरी आप किस लैब में जा रहे हैं. सो इस वजह से कॉस्ट इफेक्टिव सिरेमिक इनलेज नहीं है. अदरवाइज एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे इनलेज होते हैं एंड स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली है ही. ठीक है. सो जहाँ पे एस्थेटिक्स इन्वॉल्व है वहाँ पे हम मेटल इनलेज नहीं देते हैं. सो वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेशंस. ठीक है. Secondly, periodontally compromised patients. Those patients which does not have a good periodontal status, जिनमें आपको पता है कि ये फ्यूचर में जाने के बाद में गड़बड़ होने वाला है ही, so you need not to go for cast restoration. Marginal gingivitis वाले एरियाज में अगर इनकेस आपको लगे कि आप फिनिश पॉलिश वाले रेस्टोरेशन में जाना चाहते हैं, सो आप डेफिनेटली उसमें जा सकते हैं. यहाँ पे आपको लगे कि नो सो बेसिकली उन एरियाज में जहाँ पे यू डोंट हैव गुड पेरिडोंटल स्टेटस, हम उसमें तो कास्ट रेस्टोरेशन के लिए नहीं जाएंगे. लेकिन अगर इनकेस मार्जिनली आपको लग रहा है कि सब जिंजाइवल केरीज हो रही है एंड मार्जिनल जिंजाइविटिस है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द सब जिंजाइवल प्रिपरेशन एंड विद अ फिनिश्ड पॉलिश रेस्टोरेशन, जिसकी वजह से उसका पेरिडोंटल स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा. व्हाट द आइडिया. बेसिकली अब हम बात करेंगे डिजाइन्स के बारे में. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इनले, तो इनले के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है. जैसे अमालगम और इनले का कंपैरिजन हम करें, सो अमालगम में बेसिकली जो आपकी कैविटी होती है वो ऑक्लूजली कन्वर्जिंग होती है, जैसे हम लोगों को आइडिया है. इनले में आपको इसको टेपर रखना होता है. बॉक्स शेप दोनों है, फ्लैट पल्पल फ्लोर दोनों में है. The only difference is this is occlusally converging and this is occlusally diverging. यहाँ पे एक important technical point ये हो जाता है कि when the occlusal height of the tooth is not big, मतलब आपका एक considerable amount आपको नहीं मिल रहा है from cervico-occlusal height, तो आप क्या करेंगे कैविटी डिजाइन में ऑल्टरेशन, वो अभी आप हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर इनकेस एक नेचुरल नॉर्मल टूथ है, द लेंथ इज ओके, माइक्रोडांशिया जैसा आपको नहीं लग रहा है, ऐसे वाले केसेस में आप इसकी जो कैविटी है वो टेपर ही रखेंगे. ठीक है. लेकिन अगर इनकेस टूथ स्ट्रक्चर आपको स्मॉल लग रहा है, माइक्रोडांशिया टाइप का टूथ स्ट्रक्चर है, उस वाले कैविटी में आप कैविटी को पैरेलल रखेंगे. ठीक है. सो पैरेललिज्म विल इंक्रीज द रिटेंशन फॉर्म ऑफ द कैविटी, enhancing the strength of the restoration to stand and stay in the cavity basically. अगर इन केस इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ये बेसिकली रिटेंशन फॉर्म को इंक्रीज करते हैं. ठीक है. सो ये एनाटॉमी ऑफ द टूथ ही उसमें छोटी होनी चाहिए या रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर? रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर नहीं, फ्रॉम सर्वाइको-ओक्लूजल हाइट की बात हो रही है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दिस ओनली यू विल क्रिएट द कैविटी. अगर इनकेस ये मैं कैविटी यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपका पल्प ऑन है, तो आपको यहाँ पे तो मिलेगा नहीं ना उतना हाइट. सो उसके लिए आपको पैरेललिज्म मेंटेन करना है, बॉक्स शेप एंड पैरेललिज्म, नॉट नेसेसरी गोइंग फॉर टेपर. लोगों का यहीं पे गड़बड़ हो जाता है इनले का कंसेप्ट, बिकॉज एवरी टाइम दे आर गोइंग फॉर अ टेपर. सो मेजर टाइम्स में ये टेपर की वजह से टूथ स्ट्रक्चर से रेस्टोरेशन बाहर आ जाता है, विच मेक्स इट अ फेलियर केस. ठीक है. The important part here is what taper and how much taper is required. ठीक है. So जैसे टेक्स्ट कहता है 2 to 4 डिग्री, ये आपको टेपर देने की जरूरत है. 2 to 4 डिग्री का टेपर दैट इज मोर देन सफिशिएंट. 2 डिग्री का टेपर अगर इनकी बात करो तो ये मोर ओवर पैरेललिज्म ही हो जाता है. ये क्यों यहाँ पे रेंज दिया गया है, उसके पीछे रीजन ही यही है. फ्रॉम दिस हाइट टू दिस हाइट अगर इनकेस आप देख रहे हो, सो दिस माइट बी 2 डिग्री, इसके बीच वाला 3 डिग्री एंड दिस रिक्वायर्स अ 4 डिग्री. So a normal natural tooth will go for 4 degree, a microdont tooth will go for 2 degrees. Parallelism. बात समझ में आ गई. अब इसको बनाने के लिए बेसिकली हम लोगों को करना क्या है. So there is a specific instrument available, a specific bar 169 L bar. ठीक है. ये बेसिकली आपका वो bar है जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया है इनले की प्रिपरेशन के लिए. TC bar है ये, टंगस्टन कार्बाइड. And when you create a cavity with this, you just have to create and keep your instrument or your burr straight. ऐसे रखेंगे आप इस तरीके से, एंड ये आपको उतना ही टेपर दे देगा जितना रिक्वायर्ड है. ओके.
सो आप इसको 2 to 4 डिग्री के हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। सो वेन एवर यू आर गोइंग विद दिस कैविटी, आप इसको टेपर अलग से देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज वेन योर हैंड सेट्स, आप थोड़ा सा अपना हाथ सेट कर लेंगे तो फ्यूचर में अगर 169 एल्बर नहीं भी है, सो यू कैन गो फॉर नॉर्मल डायमंड कर्वेड बर्ड्स, डायमंड पॉइंट बर्ड्स, एब्रेसिव पॉइंट्स वाले, जिससे आप इसका इनले कैविटी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया जिसमें हम लोग डिजाइन की बात करते हैं कि आपको आपकी वॉल्स कैसे रखनी है। फ्लैट फ्लोर आपको पता है इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने जैसे स्टार्ट किया, सबसे पहले इनिशियल आउटलाइन अमलगम में करी थी, इनिशियल आउटलाइन इसमें भी रखनी है। डेप्थ ऑफ द कैविटी की अगर इन केस में बात करूं तो डेफिनेटली दिस आल्सो हैज टू बी इंडेंटिंग। इनामल में इसको नहीं रखना है, जैसे अमलगम में हम लोगों ने रखा था उसी तरीके से इसको रखना है 0.5 mm इंटू डेंटिन। आप इसको रखेंगे तो रेजिलियंसी की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से डेंटिन की आपका इनले अच्छा हो जाएगा। सो डेप्थ की बात यहाँ हो जाती है। ठीक है, टेपर की बात 2 to 4 डिग्री एंड इस बार से हो जाती है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉक्सिमल बॉक्स। प्रॉक्सिमल बॉक्स के बारे में अगर इनकेस हम लोग समझे तो प्रॉक्सिमल बॉक्स का एक स्पेसिफिक डिजाइन दिया गया है। उस डिजाइन में 4 तरीके की बात करी गई है। सबसे पहले है बॉक्स शेप, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रॉक्सिमल बॉक्स की डिजाइन। बॉक्स स्लाइस, ऑक्सिलरी स्लाइस, ये टेक्निकल टर्म्स हैं याद रखने के लिए, एंड मॉडिफाइड फ्लैप। ठीक है, व्हाई आई एम यूजिंग दीज टर्म्स इज whenever you are going through the context या फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरीके का आप लिंक लेना चाहेंगे तो ये स्लाइसेस और ये जो डिजाइन है इनके बारे में पता होना चाहिए। ये क्यों है, इनके नाम इसी वजह से रखे गए। ठीक है, कौन सा टूथ स्ट्रक्चर है, कितना टूथ स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से ये डिफरेंट डिजाइन। अगर इन केस में बात करूं कि इनले आपका इंडिकेशन के लिए, तो अमालगम का इंडिकेशन, जैसे आप अगर इसको देखो कॉन्टैक्ट एरिया के बारे में, ये आपका एक नॉर्मल टूथ, इसका ये आ जाता है प्रीमोलर का कॉन्टैक्ट इस तरीके का। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये हो रही है, यहाँ पे है आपका लिंगुअल एम्ब्रेजर, ये है आपका बक्कल एम्ब्रेजर। जब तक ये एम्ब्रेजर एरियाज के इनसाइड प्रॉक्सिमिटीज में है, मतलब नॉट आउटसाइड द एम्ब्रेजर्स, इन द एम्ब्रेजर्स, कॉन्टैक्ट एरिया के थोड़ा सा बाहर भी है, बट विद इन द एम्ब्रेजर्स आपको अमलगम कैविटी के लिए जाना है। ठीक है, अगर इन केस ये बाहर हो जाता है आउटसाइड द एम्ब्रेजर्स, देन यू नीड टू गो फॉर इनले कैविटीज। ये बेसिक डिफरेंस है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हेनेवर यू आर विद इन द एम्ब्रेजर्स, कॉन्टैक्ट एरिया में हैं आप, विद इन द एम्ब्रेजर्स हैं आप, यू कैन गो फॉर अमलगम कैविटी प्रिपरेशन। व्हेन यू आर नॉट, देन यू हैव टू गो फॉर इनले कैविटी प्रिपरेशन। ये बेसिक सा क्राइटेरिया हो गया। दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर इनकेस जैसे प्रोस्टोडोंटिक्स में हम लोगों ने बात करी कि सपोर्टेड टूथ है, तो उसके लिए आपको ओक्लूजल ब्रेस्ट बनाना है तो इनले कैविटी प्रिपरेशन होगी, दैट इज अ सेपरेट इशू। तो ये बेसिक आइडिया है, जहाँ पे हमें इनले जाना है, इनले नहीं जाना है, ये डिसाइड करेगा। सेकेंडली, जब हम इस बॉक्स की प्रिपरेशन करेंगे, मतलब ये जो प्रॉक्सिमल एरिया है उसको मुझे कैसा बनाना है वो इम्पोर्टेंट है। सपोजिटली जैसे ये है आपका बॉक्स प्रिपरेशन, बॉक्स प्रिपरेशन जैसे नाम बता रहा है, बहुत ज़्यादा ओक्लूजल कैविटीज इन्वॉल्व नहीं है, जैसे इस मोलर को क्राइटेरिया लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा ओक्लूजल कैविटीज इन्वॉल्व नहीं है। आप सिंपल सा आपको एक बॉक्स बनाना है तो यू कैन क्रिएट अ सिंपल बॉक्स एंड दैट कैन बी योर इनले कैविटी, ओनली दिस मच। ठीक है, नो नीड टू गो फॉर द ओक्लूजल एक्सटेंशंस। बात समझ में आ जाती है। अब बेसिकली ये मुझे कैसे करना है, ये बॉक्स कैसे बनना है, ये डिज़ाइन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इतना डिफिकल्ट हो जाती है लोगों के लिए समझना, हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने बात करी कि नीचे से ऊपर आते हुए आपको टेपर चाहिए, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया मेरा। 2 to 4 डिग्री का 169 L, यही है ना। तो ये तो क्राइटेरिया मेरा क्लियर है। ये वॉल्स बेसिकली मुझे रिटेंशन कैसे देंगी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको जीआईसी से ल्यूट करूंगा, तो ये मुझे रिटेंशन कैसे देंगे। ऐसा ना हो कि भाई ओक्लूजल लोड से बाहर आ जाए, क्योंकि आप नीचे से ऊपर आते हुए अगर इनकेस देखिए तो वैसे ही आप इसको टेपर दे रहे हैं। इस तरीके की बनेगी। इसको मैं अगर फ्रंट से देखना चाहूँ तो ये ऐसे दिखेगी।
ओके, नाउ देयर आर सर्टेन इंटरफेसेस जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये वाली वॉल वो वाली वॉल है जो इस तरफ सामने की तरफ दिखेगी आपको, ठीक है। हम पहले बॉक्स को लेकर के चलेंगे, जब बॉक्स के बारे में बात करेंगे सो विल डिस्कस। अभी यहाँ पे है ये आपकी एक्सेल वॉल, ठीक है। दिस इज योर जिंजाइवल सीट, ठीक है। अज्यूम करते चलेंगे एक्सेल वॉल, जिंजाइवल सीट, एंड उसके आगे वाले एरियाज में दिस इज द एरियाज वेयर यू विल बी गिविंग द बेवल्स, ठीक है। सो एक टर्म यहाँ आता है बेवल, ठीक है। बेवल इज एनी एंगल अदर देन अ 90 डिग्री एंगल, ये डेफिनेशन जैसे बोलती है। सो इसको देने के लिए एक रीजन ये बताया गया, व्हाई आर वी गिविंग दिस इज टू रिमूव द अनसपोर्टेड एनामल स्ट्रक्चर्स, जो कि आपके प्रॉक्सिमल एरिया में जिंजाइवल सीट के जस्ट बगल में होगा, ठीक है। सो सपोजिटली दिस इज योर जिंजाइवल सीट, ये जिंजाइवल सीट है आपकी, एक्सियल वॉल, जिंजाइवल सीट। सो इस एरिया को आप बेवल कर देंगे नीचे की तरफ, ठीक है। बात समझ में आई? सो एक्सियल वॉल, जिंजाइवल सीट, सो दैट इज द एरिया टू बी बेवल्ड, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो एरिया है वो आपका ओक्लूजल स्टेप बनेगा। सो अभी मैं सिर्फ बॉक्स में हूँ, ठीक है। ये आया, जिंजाइवल सीट आई एंड दिस इज बेवल्ड। सो बेवल्ड होने की वजह से यहाँ का जितना भी अनसपोर्टेड एनामल स्ट्रक्चर है वो रिमूव हो जाएगा, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू क्रिएट द वॉल एंड मेक द रेस्टोरेशन, दिस रेस्टोरेशन विल कम विद द फिनिश लाइन लाइक दिस। ऊपर से जब आएगी तो इसके ऊपर फिनिश लाइन जैसी आएगी। सो दिस क्रिएट्स अ नाइफ एज इन द रेस्टोरेशन। ये पूरा रेस्टोरेशन ऐसे बना हुआ होगा, नीचे की तरफ एक्सटेंड करा हुआ, एक्सटेंडेड। ये वाला एरिया फिनिश्ड एंड पॉलिश्ड होगा, जिसमें आपको मिनिमम प्लाक एक्यूमुलेशन, ठीक है। सो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेवलिंग यहाँ पे कंपलसरी मानी जाती है, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू गो फॉर बेवलिंग। द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज हमें रिटेंशन कैसे मिलने वाला है। वो रिटेंशन बेसिकली आपको मिलने वाला है विद द वॉल्स। ये वॉल्स में बेसिकली आपके दो तरीके के फ्लेयर बनते हैं, 1 and 2, 1 and 2, ठीक है। ये बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लेयर बोले जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने समझा था। बेसिकली अज्यूम योरसेल्फ सिटिंग इनटू द कैविटी, आप कैविटी के अंदर, कैविटी से आप बाहर की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल साइड, ठीक है। सिटिंग इन अ बॉक्स, जिसमें ये वाली जो वॉल है उसको आपने 2 to 4 डिग्री का टेपर दे रखा है। इन द पल्पल फ्लोर यूर सिटिंग। उसके बाद में आगे की तरफ आपकी आती है एक्सियल वॉल। एक्सियल वॉल से नीचे उतर गए, उतरने के बाद में यू आर नाउ ऑन द जिंजाइवल सीट। अब जब जिंजाइवल सीट में है तो आपको इस साइड में वॉल्स दिख रही होंगी जो एक्सटेंशन होती हुई आ रही हैं। इन वॉल्स में बेसिकली दो तरीके के फ्लेयर दिए जाते हैं। फ्लेयर मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए ओपन करना है गेट, तो नीचे से ऊपर आते हुए ये टेपर, अंदर से बाहर जाते हुए ये फ्लेयर्स, ठीक है। सो देयर आर 2 फ्लेयर्स बेसिकली, प्राइमरी फ्लेयर एंड सेकेंडरी फ्लेयर। ये बेसिकली इस वजह से दिए जाते हैं ताकि रिटेंशन मैक्सिमम करा जा सके एंड मिनिमम टू स्ट्रक्चर का रिमूवल हो। वरना होगा क्या, अगर ऐसे समझो आप, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे सपोजिटली इस तरफ जाना है, तो अगर मैं जाना चाहूँगा तो ऐसे डायगोनल जाऊँगा। सो व्हेन वी आर गोइंग लाइक दिस मच टू स्ट्रक्चर इज लॉस्ट। इसको थोड़ा डायग्राम्स में समझने की कोशिश करेंगे। कमिंग फ्रॉम इनसाइड, आप इस तरफ से आ रहे हैं, ये आपका कैविटी डिजाइन, यहाँ पे आपकी जिंजाइवल सीट, एक्सियल वॉल, ये आ गई आपकी जिंजाइवल सीट, ठीक। नाउ दीज वॉल्स बेसिकली से कि अगर इनकेस आपको आना है तो आप इस तरीके से प्राइमरी फ्लेयर, मतलब आप हल्का सा बाहर की तरफ आए this way and then you turn, rather than going from here to here and cutting the two structure directly. डिजाइन ऊपर से समझने की कोशिश करो। ऊपर के डिजाइन you are seeing it from the occlusal surface, ठीक है। This is your primary flare, this is your secondary flare, primary flare and secondary flare। यहाँ पे आपकी जिंजाइवल सीट मर्ज होती है। ऊपर से अगर इनकेस देखोगे, मैं इसको फिर हटाता हूँ, ऊपर से समझने की कोशिश करो। तो व्हेनेवर यू आर लुकिंग फ्रॉम द अबव, आपको इस तरीके का प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिफरेंस दिखना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, पब्लिक नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी कट द टू स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर टिल हियर, क्योंकि आपको एम्ब्रेजर से बाहर जाना है।
सो उससे क्या होगा कि ये वाला जो टूथ स्ट्रक्चर है ये एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। सो टू स्टॉप दिस व्हाट वी डू, तो दो तरीके के फ्लेयर्स दे देते हैं। सो यहाँ से एक्सटेंड किया एंड देन आउट, यहाँ से एक्सटेंड किया एंड देन आउट। सो यू सेव ऑन टूथ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का ट्रीटमेंट है, आपको मैक्सिमम टूथ स्ट्रक्चर कंजर्व करना है। सो वी हैव टू प्रैक्टिस दीज फ्लेयर्स। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे फ्लेयर्स को, तो आपका कभी भी रिटेंशन फॉर्म लॉस नहीं होगा, बिकॉज यू हैव मैक्सिमम वॉल्स अवेलेबल। नॉर्मली देखो अमलगम रेस्टोरेशंस में भी कई बार जो बहुत बड़ा अमलगम रेस्टोरेशन होता है, ये ओपन अप द कॉन्टैक्ट्स, वो रेस्टोरेशन बाहर आ जाता है। उसके पीछे रीजन ही यही हो जाता है, बिकॉज वी हैव नॉट कॉज्ड रिटेंशन, हमने उसको दिया ही नहीं है, ठीक है। सो टिपिंग एंड लिफ्टिंग फोर्सेस की वजह से द रिटेंशन फॉर्म इज लॉस्ट। ये आपका इनले का प्रिपरेशन, यही आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लेयर, यही आपका रिटेंशन फॉर्म को इंक्रीज भी करेगा एंड प्रॉपर कैविटी को बनाने में हेल्प करेगा। हम इसको नहीं बनाते हैं और मैं इसको यहाँ से ऐसे डायरेक्टली लेकर के अगर चला जाता हूँ एंड देन गिव अ रेस्टोरेशन विच इज दिस बल्कि, ये 100% बाहर आ जाएगा, ठीक। अब आप ये समझो कि अभी तो यहाँ पे आपके पास में कैविटी थी, अगर ये सिंपल बॉक्स है, ये नहीं है, तब तो किसी भी तरीके से इट इज नॉट गोइंग टू स्टे, राइट। सो इन दैट केस जब हम बॉक्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इस तरीके से कैविटी प्रिपरेशन करनी है। देन ओनली यू कैन गो आउटसाइड द एम्ब्रेजर एरियाज आल्सो, ओपन द एम्ब्रेजर एरियाज एंड क्रिएट रेजिस्टेंस एट द सेम टाइम। बात समझ में आ गई? दिस इज क्रिएटेड बाय अगेन 169 mm। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट? सो दिस इज बॉक्स शेप, ठीक है। अब बेसिकली इसमें बात आ जाती है दूसरा डिजाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइस प्रिपरेशन। ये हम सिर्फ प्रॉक्सिमल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि दिस कैन इन्वॉल्व द ओक्लूजल एक्सटेंशंस, मतलब अगर केस देखो तो ये हो सकता है कि इसके साथ में भी हो या इसके साथ ना भी हो। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस, डिपेंडिंग अपॉन द केरियस स्ट्रक्चर, हमें ऊपर वाले को इन्वॉल्व करना है कि नहीं, ये यहाँ पर क्लिनिकल कॉल होगा। अगर इनकेस यहाँ पे केरीज है तो मुझे इसको इन्वॉल्व करना है, केरीज नहीं है तो सिर्फ इतने एरिया में ही रख देना है, ठीक है। अगर इनकेस यहाँ तक केरीज है तो इसको इन्वॉल्व मत करिए, आप यहाँ से एक्सटेंड करिए एंड इस तरीके का प्रिपरेशन लेके चले जाइए, कंजर्वेटिव, ठीक है, जैसे अमलगम में हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजाइन विच इज कॉल्ड एज स्लाइस, जैसे नाम बता रहा है स्लाइस। अगर इनकेस आपके बहुत ब्रॉड कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, एंड दिस हैज अ बिग कॉन्टैक्ट हियर, यहाँ से यहाँ तक का कॉन्टैक्ट है, आपको लग रहा है कि ये वाले कॉन्टैक्ट्स में मेरा जो बॉक्स प्रिपरेशन है ये रिटेंशन नहीं लेने वाला है, सो व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ स्लाइस। वो स्लाइस बेसिकली क्या होता है, इस तरीके का एक एक्सटेंशन होता है। ये कार्बोरेंडम डिस्क आप लोगों को मैं इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा जो अब्रेजन कॉज करता है बेसिकली इनटू द इंटरडेंटल एरिया। सो व्हाट वी डू इज वी प्लेस दैट डिस्क इनटू द इंटरडेंटल एरिया, क्रिएटिंग एब्रेजन इनटू द प्रॉक्सिमल सरफेस ऑफ दिस मोलर। जब ये क्रिएट हो जाएगी बेसिकली, तो वो जो वैक्स आप बनाएंगे, वैक्स पैटर्न बनाएंगे या जो मेटल आएगा वो यहाँ तक कवर होता हुआ आएगा एक थिन मार्जिन जैसा। ये तो अंदर रहेगा ही, ऊपर से ये एक्स्ट्रा एक फीचर होगा। ये एक्स्ट्रा फीचर बेसिकली जब आएगा तो एक थिन फिल्म जैसा आएगा। मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे ये एक रेस्टोरेशन है, इसके ऊपर में एक एनसर्कलिंग मेटल का एक और स्ट्रक्चर दे दो, सो वो बेसिकली क्या करेगा, टूथ के साथ में अडेयर करेगा जीआईसी के साथ में, एंड व्हेन इट स्टेज विद द टूथ स्ट्रक्चर, ये साथ में ही पूरा रेस्टोरेशन, ये पूरा मैं बैठाऊंगा तो ये एक्स्ट्रा रिटेंशन का थोड़ा सा काम करता है, ठीक है। सो द रेस्टोरेशन डज नॉट कम आउट, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो वेयर वी गो फॉर स्लाइस, आपके जहाँ पे ब्रॉड कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको लग रहा है कि यू नीड टू गो फॉर सम एक्स्ट्रा रिटेंशन, यू नीड टू गो फॉर दिस स्लाइस प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है ऑक्सिलरी स्लाइस। अब जैसे आपको पता है ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, वन मोर बेसिकली। जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ कैविटी के समय पढ़ा था, ऑक्सिलरी मीन्स ऑफ रिटेंशन। ऑक्सिलरी मीन्स ऑफ रिटेंशन मतलब ये होगा कि एक्स्ट्रा मीन्स ऑफ रिटेंशन। दोज एक्स्ट्रा मीन्स ऑफ रिटेंशन मतलब
ऑक्सिलरी स्लाइस मतलब एक और स्लाइस, मतलब ऑलरेडी आपने ये प्रिपरेशन तो कर ही रखी है इसके साथ में आपको एक और रिटेंशन की जरूरत पड़ रही है। सो व्हाट वी डू इज एक और स्लाइस हम डालते हैं जो कि बेसिकली जिंजाइवा मतलब जो कोल लेवल है उस तक या उसके सब जिंजाइवल भी जा सकता है, ठीक है। सो नाउ द रेस्टोरेशन इज बिग, क्या होगा इस तरीके का रेस्टोरेशन विद दिस स्लाइस अंदर की तरफ, ठीक है, इनटू। सो दिस इज अ ऑक्सिलरी स्लाइस मतलब स्लाइस ओवर अ स्लाइस। नाउ यू गॉट टू स्लाइसेस, एक तो ये था जो आपने दिया था, ये बेसिकली उन केसेस में करेंगे जहां सब जिंजाइवल केरीज हो रखी है, आपको लग रहा है कि मेरा वहां तक मेटल अगर चला जाएगा सो फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग से जो रिइंफोर्समेंट है टूथ का वो अच्छा रहेगा। सो ऐसे वाले एरियाज में वी गो ऑन फॉर ऑक्सिलरी स्लाइस प्रिपरेशन, मतलब आपने यहाँ तक तो लिया ही था एक्स्ट्रा रिटेंशन, आप अंदर से होते हुए आए, आपने बॉक्स प्रिपरेशन का डिज़ाइन बनाया, अक्लूजल एक्सटेंशन जहाँ तक रिक्वायर्ड था वो बनाया, फिर उसके बाद में एक स्लाइस बनाया, स्लाइस के बाद में फिर एक ऑक्सिलरी स्लाइस भी बनाया। ये ऑक्सिलरी स्लाइस बेसिकली एक्स्ट्रा रिटेंशन स्लाइस ओवर स्लाइस, बात समझ में आई। इसको भी बनाने के लिए बेसिकली जैसे हम लोगों के पास में कार्बोरेंडम डिस्क अवेलेबल उसी के हिसाब से ही इसको हम बनाएंगे, या फिर आप कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग वाला जो बार होता है उससे भी बना सकते हैं। सो वी गो इनटू द सबजिंजाइवल एरिया एंड देन कम अप इस तरीके से, ठीक है, एक्सटेंड करते हुए। सो दैट स्लाइस, इसका जो एक्सटेंशन है बेसिकली उसको हम लोग ध्यान से देखें, अगर इनकेस इस तरफ कई बार देखो तो यहाँ तक की केरीज होती है, यहाँ से इन्वॉल्व होते हुए इस तरीके से भी हो सकती है, या फिर यहाँ पे अलग से हो सकती है, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज कि आपने ये प्राइमरी फ्लेयर लिया यहाँ पे लिया प्राइमरी फ्लेयर एंड सेकेंडरी फ्लेयर, कंजर्व किया टूथ स्ट्रक्चर एंड देन वेंट फॉर अ स्लाइस फ्रॉम हियर टिल हियर। तो ये पूरा का पूरा रेस्टोरेशन इस तरीके से रिइंफोर्स होकर के ऊपर से बैठ जाएगा एंड निकलेगा नहीं, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद में बेसिकली आ जाता है मॉडिफाइड फ्लेयर, जैसे नाम बता रहा है फ्लेयर को मॉडिफाई करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लेयर्स पढ़े थे, सो उसको हमें मॉडिफाई अगर करना है तो वो प्रिपरेशन अब किस केस में मॉडिफाई करेंगे, अगर इनकेस मेरे पास में उतना केरीज एक तरफ है जहाँ पे फ्लेयर की जरूरत है और एक तरफ नहीं है, तो मैं एक तरफ सिंगल फ्लेयर दूंगा और एक तरफ डबल फ्लेयर दे दूंगा, सो वो मॉडिफाइड फ्लेयर हो गया, ठीक है। सपोजिटली जैसे ये वाला जो केरियस था यहाँ पे केरीज है ही नहीं, ये बिल्कुल एकदम स्मूथ है ना यहाँ पे इस एरिया में, सो व्हाट विल डू इज विल गिव ओनली वन फ्लेयर यहाँ से यहाँ तक, एंड इस जगह पे मुझे लग रहा है एक्सटेंशन देने की जरूरत है, सो 1 2, ठीक। सो टू टाइप्स ऑफ फ्लेयर डिजाइंस इन द सेम कैविटी will make this design as a modified flare, one side single flare the other side double flare। ये white point clear हो गया, क्लियर है, आगे चले, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ओके। ये बेसिकली बात हो जाती है कि मैंने कैविटी कैसे बनाई है। सो फ्रॉम इनसाइड एक फास्ट उस पर बता देता हूँ, वी आर सिटिंग इन अ कैविटी विच इज टेपर्ड एट 2 to 4 degree डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द टूथ, from the mesial wall basically to the distal wall। मैं एक फ्लोर पे चल रहा हूँ जहाँ पे आपको फॉरन एक्सियल वॉल मिलती है, वो एक्सियल वॉल का कन्वर्जेंस होना जरूरी है, साथ ही साथ में जब आप नीचे आइए तो जिंजाइवल स्लीट में आपको फ्लैट चाहिए। उसके बाद में जो साइड वाली वॉल्स हैं नीचे से ऊपर आते हुए आपने देखा कि हमने इसको ओपन किया, टेपर किया, बाहर जाते हुए भी हमें इसको ओपन और टेपर करना है, तो उसको हम फ्लेयर बोलते हैं, टेपर नहीं बोलते हैं। अब उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरीके के फ्लेयर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंशन ऑफ द केरीज हम डिसाइड करेंगे कि हम इस कैविटी का एक्सटेंशन कितना रख रहे हैं। एम्ब्रेजर एरिया के बाहर रहेगा तो ही हम इसमें इनले प्लान करेंगे, अगर इनकेस हम जा रहे हैं बाहर की तरफ तो मैं प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी कर लूँगा, तो मैक्सिमम टू स्ट्रक्चर का कन्वर्जेंस हो जाएगा, जो कि अगर सीधे चला जाता तो ज़्यादा कट हो जाता, जिससे रिटेंशन फॉर्म लॉस हो जाता। इसको मेंटेन करने के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लेयर आपने सिर्फ अगर रखा हुआ है तो वो बॉक्स शेप कैविटी हो जाएगी। अगर इनकेस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटेंशन की जरूरत पड़ रही है एंड फ्लैट बॉर्डर्स हैं, ब्रॉड कॉन्टैक्ट है, तो उसमें हम स्लाइस दे देंगे कार्बोरेंडम डिस्क से। इसके बाद में आपको लगता है कि सब जिंजाइवल केरीज हो रखी है,
आपका एक्सटेंशन नीचे की तरफ और जाना है इनटू द कोल एरिया, आप उसमें और एक्सटेंशन बनाएंगे विद कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग बराबर कार्बन एंडम डिस्क एंड एक्सटेंशन। अगर इनके बक्कल एंड लिंगल भी लग रहा है तो उसको भी आप एम्ब्रेस करते हुए जाएंगे। तो वो जब एम्ब्रेस करते हुए जाएंगे, स्लाइस के ऊपर एक और स्लाइस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी स्लाइस। अगर इनकेस ऐसी वाली कैविटी हो जाती है जहाँ पे मुझे लगता है कि एक्सटेंशन उतने ज़्यादा नहीं है, डिफरेंट लेवल्स के हैं, तो एक में आप डबल फ्लेयर देंगे जिससे आप मैक्सिमम कंजर्वेशन करें, और एक में सिंगल फ्लेयर दे देंगे, तो इस वजह से इसको हम मॉडिफाइड फ्लेयर बोलते हैं। तो ये बेसिकली इनटू द कैविटी की बात हो गई। अब मैं कैविटी के बाहर चलता हूँ। अब हमें बाहर क्या करना है, जैसे इनले एंड ऑनले की बात करते हैं तो इंट्राकोरोनल रेस्टोरेशन इज इनले, एक्स्ट्राकोरोनल रेस्टोरेशन फैब्रिकेटेड आउटसाइड द ओरल कैविटी इज कॉल्ड एज ऑनले। ऑनले को हमें कहाँ देना है और क्यों देना है, अब उसके बारे में बात करेंगे बेसिकली। सो अंदर की प्रिपरेशन, तो लोगों का जो एक्सटेंशन है ऑन द क्राउन स्ट्रक्चर वो इम्पॉर्टेंट है। क्राउन स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए बेसिकली हम ऑनले देते हैं। अगर इन केस आपका सिंगल क्राउन खराब हो रहा है या डबल क्राउन खराब हो रहा है या पोर्शन ऑफ द टू स्ट्रक्चर इज लॉस, जरूरी नहीं है कि हम उसे फुल क्राउन रेस्टोरेशन दें, फुल क्राउन प्रोस्थेसिस दें, हम पोर्शन भी कवर कर सकते हैं, उसको हम ऑनले होते हैं। अब एक क्लाइंट यहाँ पे एक केस देखो, अगर इन केस इस तरीके का टू स्ट्रक्चर लॉस है एंड ये कस्प है जो कि मेंटेन्ड है, ऐसे वाले केस में व्हाई आर वी गोइंग फॉर अ फुल क्राउन प्रोस्थेसिस अननेसेसरली? People don't know how to fabricate this. That is why what we do is a normal root canal and opens the prosthesis. So devitalization of the tooth is a call of the day today. Nobody is talking about how to revitalize or to maintain the vitality. So इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, ये हम अभी बात करेंगे। दो तरीके के कस्प जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं, फंक्शनल कस्प एंड नॉन फंक्शनल कस्प। अगर इनकेस हम मैंडिबुलर मोलर्स के बारे में बात करें तो मैंडिबुलर मोलर्स have buccal as functional and lingual as non-functional। ठीक है, ये पता है बुल्स लॉ क्या होता है, कुछ आइडिया है? फंक्शनल कस्ट की बात होती है तो या नॉन फंक्शनल की जब बात होती है तो हम लोग बुल्स लॉ लगाते हैं। सो बुल्स लॉ सेज अपर बक्कल लोअर लिंगुअल। ठीक, सो अगर इनकेस लोअर लिंगुअल है तो ये नॉन फंक्शनल कस्ट की बात हो रही है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अपर का बक्कल वाला विच इज अ नॉन फंक्शनल कस्ट एंड लोअर का लिंगुअल इज अ नॉन फंक्शनल कस्ट। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो अगर इनकेस ये मैंडिबुलर मोलर है तो मैंडिबुलर मोलर के हिसाब से मैं इसको मान के चलता हूँ कि ये है आपका बक्कल कस्ट, ये है लिंगुअल कस्ट। तो लिंगुअल कस्ट बीइंग नॉन फंक्शनल कस्ट। ठीक है, दो तरीके की प्रिपरेशंस हम लोगों की ऑनले के बारे में बताई गई। दो तरीके की प्रिपरेशन कौन कौन सी बताई गई? एक बताई गई है शू प्रिपरेशन और एक बताई गई है टेबल प्रिपरेशन। ये शू प्रिपरेशन और टेबल प्रिपरेशन क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अंदर से कैविटी का डिजाइन जैसे एक नॉर्मल एरिया में हम बता रहे थे उसी हिसाब से फॉलो करेंगे एंड गोइंग टिल द प्रॉक्सिमल एरिया जैसा उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, हम लोग ने बनाना वैसे ही है कि आपको बॉक्स लेना है कि स्लाइस लेना है, वो क्लिनिकली आप डिसाइड कर लेंगे। अब क्राइटेरिया आपको पता है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। दिस बीइंग अ नॉन फंक्शनल कस्ट हम इसमें बनाएंगे शू एंड बक्कल कस्ट इज अ फंक्शनल कस्ट, हम इसमें बनाएंगे टेबल। अब जैसे नाम बता रहा है वैसे ही इसकी प्रिपरेशन। शू का डिजाइन अगर इनके देखो तो शू एक नॉर्मली इस तरीके का होता है, टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल इस तरीके की होती है। नॉर्मली टेबल इज अ फ्लैट सरफेस एंड अ राउंडेड सॉर्ट ऑफ इज अ शू। ये तो हम सबको पता ही है बेसिकली। शू प्रिपरेशन बेसिकली हम देंगे नॉन फंक्शनल कस्ट में। तो बेसिकली अगर ये नॉन फंक्शनल है तो इसको मुझे इस तरीके से राउंड ऑफ करके उतार देना है नीचे। ठीक है, लाइक दिस। एंड यहाँ पे आने के बाद में आपके पास में आएगी शैम्फर फिनिश लाइन। क्यों करेंगे शैम्फर फिनिश लाइन? उसके पीछे रीजन कि जैसे हम लोग ने प्रिपरेशन के टाइम पे बात करी थी, जब हम शैम्फर फिनिश लाइन देते हैं तो जो मेटल मार्जिन आता है वो बहुत शार्प आता है, नाइफ एज आता है, जिसकी वजह से उस जगह पे प्लाक अक्यूमुलेशन भी मिनिमम होता है एंड बर्निश करने से जो फिनिश लाइन है उसको हम कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे अच्छा फिटिंग बेसिकली एक शैम्फर दे सकता है टेबल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई?
ये क्लियर है? शैम्फर बर क्यों देंगे, शैम्फर फिनिश लाइन, एंड दिस इज गोइंग फॉर अ शू प्रिपरेशन। तो करना कैसे है बेसिकली, यहाँ से तो आपने बना दिया अपनी टेपर कैविटी, उसके बाद में आप अपना बर रखेंगे नॉर्मल, आप कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग बर या डायमंड एब्रेजर पॉइंट्स स्ट्रेट वाला या टेपर्ड वाला यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद में आप एक मोलर लेकर के चलते हैं जिसका लिंगुअल साइड टूटा हुआ है, इस तरीके से आपने करा कि बेसिकली यहाँ से एक कैविटी बनाई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इधर उतर गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इधर उतर गए, ठीक है। ये आपका दूसरा मोलर, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट एरिया आपका। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि इस गस को मुझे कवर करना है तो कैसे करना है। यहाँ पे तो आपकी जिंजरवल सीट, फिनिश लाइन वगैरह सब अच्छे से बन जाएगी। सो दिस इज कवर्ड नाउ, दिस एरिया इज टू बी कवर्ड। ये गस आपका टूटा हुआ है, तो हमने यहाँ पे करा क्या, आपको बर लेना है, बर लेने के बाद में इस तरीके से इसकी ऑक्लूजल कार्विंग इधर, एंड इस तरीके से शैम्फर बर से ऑक्लूजल कार्विंग इधर, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो इस जगह पे अपने आप एक शैम्फर फिनिश लाइन बन जाएगी। So this is the finish line ready। ये वाला जो एरिया है वो पहले जब आप देखेंगे तो इस तरीके से पॉइंटेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बर मूव किया है और यहाँ पे आपने बर मूव किया है, इस तरीके से बनेगा। Now what you need to do is, ये प्रिपरेशन करने के बाद में जब आपने यहाँ से बर मूव किया, यहाँ से बर मूव किया, just need to round it off। तो मतलब आप इसके ऊपर अपना बर रखिए एंड हल्का हल्का करते हुए राउंड ऑफ कर दीजिए। सो व्हेन यू राउंड इट ऑफ, ये इस तरीके की प्रिपरेशन में अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज अ शू प्रिपरेशन, ओके। अब मुझे अगर यही कुछ बकल साइड में करना है, ऐसा ज्यूम करके चलते हैं, ये क्लियर है पॉइंट। अब मैं ऐसा कुछ मान के चलता हूँ कि ये ऑनले मैं बना रहा हूँ बकल साइड में, जिसका लिंगुअल कस्प, ठीक है, एंड बकल कस्प इस तरीके से टूटा हुआ है जिसको आपको कवर करना है, ठीक है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस इज, इस तरीके की कैविटी डिजाइन नॉर्मली जैसे इनले में बना ली, बनाने के बाद में आपने बर लिया, बर लेकर के दिस इज ओके, यहाँ पे ऐसे मान के चलते हैं, ये नॉर्मल है, ये वाला टूटा हुआ है ऐसे। सो एक्सटेंशन ऑफ द कैविटी अगेन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एरियाज यू आर प्लानिंग, इस तरीके से किया आपने, इस तरीके की आपकी बन गई एक्सियल वॉल, जिंजाइवल सीट रेडी, ठीक। अब इसके बाद में ये वाला जो आपका है, ये आपका फंक्शनल साइड हो जाता है, बकल का, मैंडिबुलर मोलर्स का, इस वाले एरिया को फंक्शनल साइड एग्जैक्टली। तो फंक्शनल साइड के लिए मुझे बनाना है फ्लैट सरफेस, मतलब टेबल। तो टेबल कैसे बनाएंगे आप, अगेन शैम्फर वाला बर लेंगे, इस जगह से लेकर के इस तरीके की फिनिश लाइन बना लेंगे शैम्फर की, इस तरीके का अंदर से जब का मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये अपने आप जितना भी रफ सरफेस है वो इस तरीके से राउंड ऑफ हो जाएगा, यहाँ से ये राउंड ऑफ हो जाएगा। अगेन एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जो कि इस तरीके का होगा विद अ फिनिश लाइन हियर। ये बात तो सही है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यू डोंट हैव टू राउंड इट ऑफ, यू जस्ट हैव टू कट इट फ्लैट, राइट। So that will create a tabletop flat surface। अब मुझे ये क्यों करना है टेबल, that is important। टेबल मैं इस वजह से बना रहा हूँ ताकि मैक्सिमम ऑक्लूजल लोड्स जो पड़े वो इस जगह पे आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। I don't want it to be a sharp point, ताकि एक ही जगह पे आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो सकता है, वो ना हो। I want the forces to be distributed all over। इस वजह से यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस क्रिएट होगी which is called as a table। बात समझ में आ गई? सो ये बोल्ट्स ना लगाएंगे हम नॉन फंक्शनल में, एंड देन वी कैन डू इट। सो समराइज करते हुए स्टार्टिंग से हम लोग आएंगे। आपने जब कैविटी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपने अपना एक्सटेंशन देखा, एक्सटेंशन कितना है, एमरेजर एरिया के बाहर है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मीजियल सरफेस हम जाएंगे तो एक्सटेंड करते हुए एक्सियल वॉल पे, पर्पल फोर्ड से एक्सियल वॉल कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स करने के बाद में जो अंदर से बाहर की तरफ की जो वॉल्स हैं टुवर्ड्स द ऑक्लूजल सरफेस, दे आर इनटू 2 और 4 डिग्री ऑफ टेपर, 2 or 4 degree of taper depending upon the size of the tooth।
ये अंदर से बाहर जाते समय हमें फ्लेयर्स देने हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी व्हेन वी आर आउटसाइड द एम्ब्रेजर एरियाज डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच कैविटी इज कैरियस, उस हिसाब से हम अपना फ्लेयर डिजाइन डिसाइड करेंगे। नीचे की तरफ से जब हम बात करेंगे तो आपकी जिंजाइवल स्लीव फ्रैक है एंड बेवल तो डेफिनेटली आपको देना ही है। ये हो जाती है आपकी दो फ्लेयर्स के साथ में बॉक्स शेप कैविटी। व्हेन वी आर गोइंग फॉर द एक्सटेंशन, आपका ब्रॉड कॉन्टैक्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे एक्सटेंशन ले लेना चाहिए क्योंकि मेरा जो ओक्लूजन हाइट है वो कम है, मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिटेंशन की जरूरत पड़ेगी, सो यू गो फॉर अ स्लाइस प्रिपरेशन। आपको अगर इनकेस लगता है कि मेरा एक्सटेंशन बहुत बड़ा हो रहा है, साइड में भी मुझे कस्प को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, एम्ब्रेस कर लेना चाहिए, तो मुझे एक ऑक्सिलरी रिटेंशन की जरूरत है, तो वहाँ हो जाएगा ऑक्सिलरी स्लाइस। उसके बाद में अगर इनकेस लगता है कि एक तरफ का एक्सटेंशन उतना नहीं है जितना दूसरी तरफ का एक्सटेंशन है, उस वाली एरिया को हमें मॉडिफाइड फ्लेयर में ले आना है कि एक तरफ देंगे प्राइमरी और एक तरफ देंगे दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सो हो जाता है मॉडिफाइड फ्लेयर। ये हमारी हो जाती है कैविटी इनसाइड, मतलब इंट्राकोरोनल। अब मैं एक्स्ट्रा कोरोनल की जब बात करूँ, जिसको हम ऑनले बोल देते हैं, ऑनले में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये जाने कि फंक्शनल साइड कौन सा है, नॉन फंक्शनल साइड कौन सा है। सो उसको अप्लाई करने के लिए हम बोल्स लॉ अप्लाई करते हैं, विच इज फॉर द नॉन फंक्शनल कस्प्स। अपर बक्कल एंड लोअर लिंगुअल आर द नॉन फंक्शनल कस्प। ये अप्लाई करने के साथ में हमें दो तरीके की डिजाइन्स पता चलती हैं, एक शू और एक टेबल। शू जैसे पॉइंटेड एंड राउंडेड होता है टिप पे, उसको हम देंगे नॉन फंक्शनल में। तो बेसिकली एक चैम्फर बोर को एक टेपर सारे बना लेने के बाद में चैम्फर बोर को इंट्रा कोरोनली एंड एक्स्ट्रा कोरोनली मूव करेंगे स्लोप्स के ऊपर, जिससे एक चैम्फर फिनिश लाइन बाहर की तरफ ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होगी। वहां तक एक्सटेंड करता हुआ अगर इनकेस मैं इंट्रा कोरोनल आऊंगा तो मुझे एक राउंडेड सरफेस अपने आप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम बोल देते हैं शू। टेबल प्रिपरेशन बेसिकली देते हैं फंक्शनल साइड्स के लिए, देते इस वजह से हैं क्योंकि मैक्सिमम ओक्लूजल लोड्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो इस वजह से हम फंक्शनल साइड में टेबल प्रिपरेशन करते हैं। करने का तरीका वही, जैसे टेपर से अंदर जाएंगे बाहर की तरफ निकलेंगे, आपको शैम्फर से आपका सारा प्रिपरेशन कंप्लीट कर देना है। करने के बाद में जहाँ पे जो एरिया मर्जिंग हो रही है उस लाइन एंगल को हमें फ्लैट कट कर देना है, ताकि जितने भी ओक्लूजल सरफेसेस पे लोड्स पड़े वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए जो कस्प टिप पे पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका रेस्टोरेशन कभी भी पोस्ट ऑपरेटिव पेन की तरफ नहीं जाएगा। एंड अगेन बाहर की तरफ आपकी होगी शैम्फर फिनिश लाइन, जो कि एक नाइफ एज ली हुई होगी एंड फिक्स मार्जिन होंगे एंड अच्छे से बर्निश होकर के आप उसको फिनिश एंड पॉलिश कर सकते हैं। दिस इज योर बेसिक डिजाइंस अबाउट कास्ट रेस्टोरेशन। ओके, अब हम इसके बारे में बात करेंगे वैक्स पैटर्न फैब्रिकेशन। हाउ आर वी गोइंग फॉर वैक्स पैटर्न फैब्रिकेशन? ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? Okay. इसके बाद बेसिकली आ जाता है वैक्स पैटर्न। वैक्स पैटर्न फैब्रिकेशन जैसे ही आपने अपनी कैविटी बना ली, कैविटी बनाने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मेरी इनले की कैविटी सही बनी है कि नहीं बनी है, उसको जानने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका बेवल्ड पोर्शन, ये आपकी जिंजाइवल सीट, ये आपकी एक्सिल वॉल, ये आपका पर्पल फ्लोर। अगर इनकेस आपको इनर लाइन एंगल एंड आउटर लाइन एंगल दोनों दिख रहे हैं, मीन्स आपका जो कैविटी है वो सही है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर इनकेस ओक्लूजल कन्वर्जेंस दिख रही है एंड ऊपर से लाइंस हमें क्लियरली नहीं दिख रही है, आपका इनर लाइन एंगल एंड आउटर लाइन एंगल मतलब कैविटी के अंदर टुवर्ड्स द पर्पल फ्लोर एंड आउटर केवो सरफेस मार्जिन जो ऊपर की तरफ है, ये दोनों ऊपर से जब मैं देखूं तो जैसे अमलगम में अंदर और बाहर दोनों नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि आपकी इस तरीके की कैविटी होती है, ये वाला ही दिखेगा, अंदर अंधेरा दिखेगा, ये लाइन एंगल्स नहीं दिखेंगे। इसमें इस तरीके से होता है तो दोनों दिखने चाहिए। सो आउटर केवो सरफेस मार्जिन एंड इनर लाइन एंगल्स दोनों क्लियरली दिखने चाहिए, तो आपकी कैविटी मतलब ठीक है। समझ में आ गया? वैक्स पैटर्न फैब्रिकेशन जब मुझे इसका करना होता है तो देयर आर टू टेक्निक्स, एक है ड्रॉप बाय ड्रॉप,
और दूसरा है बल्क। ठीक, अब इसको व्हाट आर द टेक्निक्स बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग फॉर प्लेसमेंट ऑफ वैक्स, ग्रीन कलर का इनले वैक्स आता है, ठीक है, उसमें सॉफ्ट होता है बेसिकली। सो व्हेन वी गो फॉर दिस, आप उसको प्लेस कर लीजिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, इंस्ट्रूमेंट लेकर के हीट करी वैक्स एंड इसको आपने फिलअप करना स्टार्ट किया। सो दोज ड्रॉप्स फॉल हियर 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 एंड इसको लेयर बाय लेयर हम लोग भरते चले जाते हैं। सो कमिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर, इस तरीके से भरते हैं, ठीक है। सो दिस इज ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड। दूसरा आ जाता है बल्क वाला, उसमें क्या होता है, ये आपकी वैक्स है, इसको फ्लेम के ऊपर आप इसको हीट कर लीजिए, करने के बाद में इसके अंदर डायरेक्टली प्लेस कर दीजिए एंड ऊपर से प्रेशर डाल दीजिए। बट द प्रॉब्लम विद दिस बल्क मेथड इज कि मैक्सिमम चांसेस में इसमें एयर बबल्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। जैसे पता चल ही रहा है कि आपने इसको हीट किया, तो हो सकता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी एक छोटा सा बबल रह गया, तो वो कास्टिंग डिफेक्ट्स में चला जाएगा, फेलियर ऑफ द कास्टिंग में चला जाएगा। तो इस वजह से हम ये नहीं करते, प्रैक्टिस ड्रॉप बाय ड्रॉप करते हैं, धीमे धीमे, जैसे इंक्रीमेंटल कॉम्पोजिट डालते हैं वैसे ही, इस तरीके से। बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आ गई? इसके बाद में बेसिकली क्या आ जाता है, इसको मुझे निकालना कैसे है ना, हाउ आर वी गोइंग टू टेक दिस वैक्स पैटर्न, ठीक है। सो थिकेस्ट पोर्शन, मतलब यहाँ पे अगर इनके समझो तो ये पोर्शन वो पोर्शन है कि जहाँ पे मैक्सिमम वैक्स होगी, क्योंकि जिंजाइवल सीट है, इस तरीके का आप देखो टूथ स्ट्रक्चर को, मैं आपको बक्कोलिंगुअल दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से होगी, ये पोर्शन थिकेस्ट पोर्शन है ना, थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द वैक्स होगा। तो इस वाले पोर्शन पे ही मुझे आपकी स्प्रू, मेटल स्प्रूज आते हैं, वो लगाने की जरूरत है, ठीक है। सो व्हेन द वैक्स पैटर्न इज रेडी, आप इसको यहाँ पे इस तरीके का स्प्रू अटैचमेंट ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको बॉल पेन से भी ले सकते हैं। सो व्हेन वी आर प्लेसिंग इट, आपने इस तरीके से इसको प्लेस किया, प्लेस करने के बाद में यू जस्ट ट्राई इट एंड रिमूव इट, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से लगा हुआ आ जाता है, लाइक दिस, ठीक है। सो दैट्स द स्प्रू हियर एंड दैट इज द वैक्स पैटर्न। आपने यही डिज़ाइन बेसिकली देखी होगी आपकी बुक्स में भी, इस तरीके का स्क्रू के ऊपर लगा हुआ एक वैक्स पैटर्न। सो दैट इज एन इनले वैक्स पैटर्न। ये वाला एरिया प्रॉक्सिमल एरिया, ये वाला एरिया बेसिकली ऑक्लूजल स्टेप, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। सो इट लुक्स लाइक दिस। इसको जब निकालोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो दिस इज द टेक्निक, थिकेस्ट पोर्शन। रीजन क्यों बोला जाता है, किस लिए, ताकि यहाँ पे मिनिमम वैक्स का डिस्टॉर्शन, सबसे मोटी वैक्स है तो सबसे कम डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है। दूसरा, अगर इनकेस मैंने इस तरीके से नहीं किया एंड इसका जो एंगल है वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 45 डिग्री। अगर इनकेस इसको देखो तो दिस इज एट 45 डिग्री टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ, ठीक है। मैं इसको चाहूँ कि मैं क्या ऐसे लगा लूँ, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लगा लूँ नॉट पॉसिबल, ऐसे लगा लूँ नॉट पॉसिबल, इट ऑलवेज हैव टू बी एट 45 डिग्री। रीजन कि अगर इनके आप इस तरीके से लगाओगे तो व्हेन द मेटल विल फ्लो, यहाँ पे आप स्क्रू पे लगा देंगे, स्क्रू के नीचे क्रूसिबल पे, सो व्हेन द मेटल विल फ्लो तो 45 डिग्री से आराम से फ्लो हो जाएगा मेटल, ठीक है। सो दैट इज अनदर कास्टिंग डिफेक्ट्स की तरफ जाने वाली बात है। आपको बेसिकली जो क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, whenever we need to attach, we need to attach it at 45 degree only for the inlay preparation. बात समझ में आ गई? So that is how we are going for the wax pattern fabrication. Drop by drop करेंगे, layering करेंगे, carving करेंगे, right wax use करेंगे, and when we are done 45 डिग्री पे thickest portion of the wax pattern पे हम लगाएंगे ताकि minimum distortion हो सके। बात समझ में आ गई? इसके बारे में बेसिकली आ जाते हैं क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस एंड क्राइटेरिया, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट एरियाज एंड हाउ आर वी गोइंग, जैसे अभी हम लोगों ने एक बात करी कि कई बार केसेस में देखा है इस तरीके का मैंडिबुलर मोलर, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ से इस तरीके से गया हुआ है, केरियस पोर्शन अगर इनकेस देखोगे तो यहाँ ये गया हुआ है केरियस है पूरा, और इसको साइड से अगर इनकेस देखोगे तो ये बकल कस्प इस तरीके से गया हुआ है विद सबजिंजाइवल केरीज, ठीक है।
ऐसे वाले केसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आइडियल केस हो जाते हैं इनले के लिए, ठीक है। नेवर गो फॉर कॉम्पोजिट्स इन दीज केसेस, रीजन बीइंग कॉम्पोजिट बीइंग नॉन बायोकम्पैटिबल विल ऑलवेज कॉज पेरिडोंटल कॉम्प्लिकेशंस हियर। आप एक फिनिश्ड रेस्टोरेशन अगर इन केस इस पेशेंट को दे देंगे इस तरीके का, तो ये 100% सस्टेन कर जाएगा, जिसका मेटल का एक पतला सा थिन सा मार्जिन सब जिंजाइवली जाएगा एंड फिनिश्ड होगा, मतलब वो वहाँ से शार्प होगा, किसी भी तरीके का प्लाक अक्यूमुलेशन वहाँ कॉज नहीं करेगा, प्लस स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। दूसरा, अगर इन केस आपको लग रहा है कि योर टूथ स्ट्रक्चर, जैसे इस तरीके से दो हम मैंडिबुलर मोलर्स लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये मैंडिबुलर मोलर्स में एक का मैंडिबुलर मोलर यहाँ से डिकेट है ऐसे, दूसरा वाला एरिया बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मली ऐसे वाले केसेस में हम लोग क्या कर देते हैं, प्रोस्थेसिस लगा देते हैं, ठीक है। रूट कनाल करा एंड प्रोस्थेसिस कर दी। अगर इनकेस यहाँ पे पेरियापाइकल एरिया में कोई चेंजेस नहीं है, सो दिस मेक्स नो सेंस कि आप इसको एक रूट कनाल करके रिस्टोर करें। इसको अगर इनकेस आप एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेशन दे करके यहाँ तक एक्सटेंशन दे देते हैं, सो नथिंग बेटर देन दिस। अननेसेसरली डिवाइटलाइज करने का एक तो मतलब नहीं है। सेकेंडली, मैंने कई बार देखा है कि अगर इनकेस मैंने यहाँ पे प्रोस्थेसिस देने की कोशिश करी, दैट बीइंग सच अ बल्की रेस्टोरेशन, इस जगह की तो जो कॉम्प्लिकेशन थी ही थी, इस जगह की भी बढ़ जाती है इफ द कॉन्टैक्ट्स आर नॉट परफेक्टली मेड। एंड ये प्रोस्थेटिकली रिहैबिलिटेटेड जो टूथ होता है, ये एक टूथ से दूसरे टूथ पे नीचे से ऊपर में कॉम्प्लिकेट करता ही चला जाता है। सो ट्राई एंड बी कंजर्वेटिव। अभी ये वाला कॉन्टैक्ट बिल्कुल एकदम बढ़िया कॉन्टैक्ट्स में है विद द प्रीमोलर, व्हाई आर वी प्लानिंग टू कॉम्प्रोमाइज दिस? सो नेवर कॉम्प्रोमाइज, ट्राई विद द इनले रेस्टोरेशन इन दिस। पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्लान करने की कोशिश करो, उसके बाद में एंडोडोंटिक्स के लिए। सेकेंडली, अगर इनकेस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है, लमाइना ड्यूरा की वाइडनिंग यहाँ तक मुझे दिख रही है, 100% इंडिकेशन हो जाता है रूट कनाल का, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। सो पहले रूट कनाल करिए एंड उसके बाद में प्रोस्थेसिस दे दीजिए, या फिर आप ये भी प्लान कर सकते हैं कि रूट कनाल कर लिया एंड देन यहाँ पे आपने एक ओनली प्रिपरेशन कर दी, ठीक है। ये भी प्लान कर सकते हैं, बट पीपल डोंट प्लान दिस नॉर्मली, दे ओनली गो फॉर अ प्रोस्थेसिस, ठीक है। दिस इज मोर ओवर टुवर्ड्स द टेक्स्ट साइड, मतलब नॉर्मली क्लिनिक्स में इसका आप प्रोस्थेसिस दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है अगर रूट कनाल कर लिया है तो, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो व्हेनेवर इट इज गोइंग फॉर, आप आइडेंटिफाई कैसे करिए, रेडियोग्राफ को चेक करना है। रेडियोग्राफ में अगर इनकेस किसी भी तरीके का पेरिडोंटल कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, लमाइना ड्यूरा वाइडनिंग लग रही है, इररिस्पेक्टिव कि नीचे एब्सेस है कि नहीं है, आप उस वाली केस में 100% रूट कनाल कर लीजिए एंड देन गो फॉर अ प्रोस्थेसिस। नीचे एब्सेस है तो डेफिनेटली एंडो के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर इनकेस में लमाइना ड्यूरा वाइडनिंग नहीं दिख रही है, जिंजाइविटिस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आपको किसी भी तरीके का कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं दिख रहा है, आप 100% कंजर्वेटिव ट्राई करो पहले। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बता देता हूँ, व्हेनेवर यू टेल अ पेशेंट दैट आई विल सेव योर टूथ, द पर्सन हु पेशेंट इज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। आप उसको ये बोल दो कि तुम्हारी रूट कनाल करने वाला हूँ एंड उसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, तो पहले तो उसको लगे कि बॉस मेरे को इंजेक्शन सब लगेगा मुझे, एंड देन रूट कनाल इज एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस। लोग रूट कनाल अगर इनकेस देखो तो पेशेंट के अंदर भी एक बहुत बड़ा हैरेसमेंट होता है इस तरीके का, ठीक है। सो दैट फियर इज बीटन अगर आप कंजर्वेटिव जा रहे हैं। सेकेंडली, आप दो तरीके से पेशेंट्स का पेमेंट्स भी आप ले रहे हैं, पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी ले रहे हैं एंड देन डबल द अमाउंट ऑफ पेमेंट्स आल्सो। सो ऑलवेज गो फॉर कंजर्वेटिव अप्रोच एंड देन गो फॉर द एंडोडोंटिक्स।